हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि इस टाइम पे हमारे पास वर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वर्क ज़्यादा होने के कारण कल की क्लास स्थगित करनी पड़ी थी। तो आज चलिए फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। ठीक है, किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये अद्वैतवाद के भक्त कवि थे। किसके थे? अद्वैतवाद के भक्त कवि थे। कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? ठीक है, परमानंद दास था, गोविंद दास था, नरिहर दास था या फिर रामानंद था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरिहर दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया? इसने सूफी संतों की बात हो रही, किसकी? सूफी संतों की बात हो रही है कि जनता के कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने साधना के किस मार्ग को अपनाया था? वाम मार्ग को, वैष्णव में प्रेम मार्ग को, या फिर तांत्रिक भोग मार्ग को, या फिर वैदिक मार्ग को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाम मार्ग को इन्होंने अपनाया था जनता के कष्टों को दूर करने के लिए। ठीक है, और जो एमपी वर्ग 2 वाले इसमें विद्यार्थी हैं, ठीक है, एमपी वर्ग 2 वाले, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये जो साहित्य आता है यहीं से आता है। मैंने उस दिन बताया था कि वर्ग 2 के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासें हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग 1 में जो आता है ये वर्ग 2 का जो है, ठीक है, वर्ग 2 में जो साहित्य आएगा हिंदी सब्जेक्ट के लिए, वो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही आता है। और जो वर्ग 1 वाला पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, उसके साथ साथ बेसिक हिंदी रहेगी उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो जो 1 सब्जेक्ट रहेगा जिसका, ठीक है, वो हिंदी सब्जेक्ट से जो लोग रहेंगे वो उनका वर्ग 2 में यही साहित्य पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? दास भाव की, गुरु भक्ति थी, मधुर भाव की थी, या फिर सांख्य भक्ति थी? तो इनकी जो भक्ति थी वो थी मधुर भाव की। कैसी थी? मधुर भाव की इनकी भक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? किसने? आचार्य शुक्ल ने प्रेम की पीर को, या फिर लौकिक प्रेम को, या फिर प्रतीकात्मक प्रेम को, या फिर दार्शनिक अभिव्यक्ति को? किसको इन्होंने माना है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने माना है किसको? दार्शनिक अभिव्यक्ति को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी, या फिर इस्लाम मार्गी? क्या कहा जाता है सूफी कवियों को, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर पुष्टि मार्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्गी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? ठीक है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास का, उसका महत्व आज भी क्यों है? तो वो क्यों है? जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण। किसके कारण है? जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण आज भी रामचरितमानस का क्या है? महत्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीति काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं पूछ रहा है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति युक्त, या फिर रीति मुक्त? तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर वो बोला है कि रीति काव्य के प्रमुख भेदों में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, रीतिबद्ध होता है, रीति सिद्ध भी होता है, ठीक है, और रीति मुक्त भी है, लेकिन रीति युक्त नहीं है। रीति युक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? ठीक है, तो प्रबंध, मुक्तक, या फिर कथा, या फिर चंपू? कौन सा इसमें अपनाया गया था काव्य रूप? काव्य का रूप कैसा था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुक्तक रूप अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट एक निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? ठीक है, सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या गाथा सप्तशती है, या फिर आर्या सप्तशती है, या फिर वीर सतसई है, या फिर विहारी सतसई है? तो यहाँ पर जो पहली रचना है वो है गाथा सप्तशती। क्या है? गाथा सप्तशती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास, अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ। किस अवधि में हुआ था अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास? तो ये 8वीं शताब्दी से पूर्व हुआ था। 8वीं शताब्दी से पूर्व मतलब कि 8वीं शताब्दी से पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? सुप्रसिद्ध छंद पूछ रहा है तो रास है। क्या है? रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है पाली भाषा से। किससे हुआ है? पाली भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? ठीक है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो जो इंद को माना गया है अपभ्रंश का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए अपभ्रंश का पूछ रहा है ना, तो अपभ्रंश का क्या है? स्वयंभू को। किसको माना गया है? स्वयंभू को माना गया है अपभ्रंश का प्रथम कवि। ठीक है, किसको? स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जो आंसर की है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आंसर की बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में से कौन है? ठीक है, प्रबंधात्मक रचना कौन सी है ये पूछ रहा है। तो पाउमचर्यू है। कौन सी रचना है? पाउमचर्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो राम सिंह है पाहुड़ दोहा के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? कौन सा काव्य है जो अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? तो वह का वीर काव्य है। क्या है? वीर काव्य है, बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा से हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये हुआ है किससे? ये हुआ है दक्षिणी हिंदी से। किससे हुआ है? दक्षिणी हिंदी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हथौड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? हथौड़ी बोली जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो कोटा बूंदी में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है? प्रथम इतिहास लेखक किसका? हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक ग्रासादा तासी को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? पृथ्वीराज रासो किस तरह का काव्य है? तो यह एक संदेश काव्य है। कैसा काव्य है? संदेश काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रासादा तासी को जाना जाता है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो ये प्रतिष्ठित काव्य है, संदेश नहीं है। ठीक है, प्रतिष्ठित काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो में की गई है।
ना, किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रामाणिक, किसी ने अर्ध प्रमाणिक, यही इसकी क्या हुई है, उपेक्षा हुई है। नेक्स्ट है कि आदिकाल की प्रमुख सांगारिक कृति कौन सी है। प्रमुख सांगारिक कृति पूछ रहा है, तो सांगारिक कृति है कौन, विशलदेव नहीं, विशलदेव नहीं, पृथ्वीराज रासो। कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है सांगारिक कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये गुजरात में हुआ था सबसे पहले। कहाँ पर, गुजरात में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तिकालीन पर तो जाति प्रथा निषेध विशेषता ये लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है। संत काव्य का महत्व किस कारण माना जाता है, तो ये भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेदभाव के कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है। सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सूरसागर का जो काव्य रूप है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनका क्या है, यह एक तो सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है, तो इसका काव्य रूप है क्या, महाकाव्य है। ये क्या है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, ना तो खंड काव्य ना तो गीत काव्य, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है। इनकी भक्ति भावना को सांख्य भाव में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम किस लिए भिन्न और क्यों, क्योंकि क्यों ये भिन्न है और क्यों भिन्न है, तो ये भिन्न है वह सहानुभूति और रीति मुक्त हैं, इसलिए इनका जो क्या है, जो इनका प्रेम है वो क्या है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। परिचायक ग्रंथ कौन सा है, तो वो है रसभूषण। क्या है, रसभूषण है परिचायक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिकता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी से मानी जाती है, ठीक है। कहाँ से, रानी केतकी की कहानी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा में परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे। परिमार्जनकर्ता जो थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किसी से संबंधित है। द्विवेदी युग की जो कविता है उनका स्वर किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये स्वर संबंधित है किससे, नारी चेतनात्मक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र का उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। किस पुस्तक में इन्होंने प्रतिष्ठित किया था, तो वो किया था साकेत में, ठीक है। किसमें, साकेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मम्र विभक्ति अधिक है। किसके वेदना की मधुर व्यक्ति अधिक है, तो वो है पंथ की। किसके, सुमित्रानंदन पंथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है। जो रहस्य भावना है वो किस तरह से व्यक्त हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, ये भी असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम के मिलन की इच्छा के रूप में, इन तीनों रूपों में ही क्या हुई है, व्यक्त हुई है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख जो है वो किस रूप में मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये मिलता है अतीत की आलोचना के रूप में। किसके रूप में मिलता है? अतीत की आलोचना के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम पूछ रहा है। तो प्राचीन नाम इसका क्या था? हिंदवी था। ठीक है, क्या था? हिंदवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुडंडी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये डुडंडी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अलवार भरतपुर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। कालक्रम के अनुसार किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो कालक्रम के अनुसार करने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है, कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो आदिकाल के अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है कौन? सरप्पा है। कौन है? सरप्पा है आदिकाल के अंतिम चरण के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। अजमेर के शासक से संबंधित रचना किसकी है? तो है नल सिंह की। किसकी है? नल सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निगूढ़ साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है। ठीक है, प्रथमोल्लेख कौन है। तो प्रथमोल्लेख इसमें कौन है, ये पूछ रहा है। तो प्रथमोल्लेख है कौन? कबीरदास। ठीक है, कौन है? कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि तन चितवर मन राजा कीन्हा इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अनियोक्ति पारक वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत तुलसीदास का संबंध किस आचार परंपरा से है। संत तुलसीदास का जो संबंध है वो किस आचार परंपरा से है। तो रामानंदी से है। किससे है? रामानंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि जो है वो क्या है। तो है दार्शनिक। कैसी है? दार्शनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है। प्रमुख विशेषता क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है अलंकारिकता से युक्त है। क्या है? अलंकारिकता से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। शेयर कर दीजिए। ठीक है, कोई शेयर अभी तक किया नहीं है, शेयर कर दीजिए जल्दी से। शठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है। तो वो है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता। क्या है? राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये है यथार्थपरक बौद्धिकता। क्या है? यथार्थपरक बौद्धिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है। पृथ्वी कल्प। ठीक है, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है, किसकी रचना है। तो गिरिजा कुमार माथुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है। तो जगदीश गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है। कौन सा मत अमान्य है। तो अर्थ संपत्ति, ये क्या है? अमान्य है।
अर्थ संपत्ति। अर्थ संपत्ति क्या है? अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलंकार के निम्न भेदों में से कौन अस्वीकार्य है? निम्न भेदों में से कौन है जो अस्वीकार्य है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार को इन्होंने क्या किया है? अस्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवासन का समय था मेघमय, आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? संध्या सुंदरी सी परी, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, है ना। यहाँ पर किसका किसका वर्णन हो गया है? प्रकृति का वर्णन हो गया है। ठीक है, प्रकृति को जोड़ करके वर्णन किया गया है किसका? मानव का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, है ना। जहाँ पर प्रकृति से जुड़ी चीजें पूछी जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नवगीत कहाँ जाता है? वह नवगीत कहाँ जाता है रह जाता है तर्क में कवि ने तर्क को प्रतीक बताया है। कवि ने तर्क को किसका प्रतीक बताया है? तो इन्होंने समन्वय का प्रतीक बताया। किसका प्रतीक? समन्वय का प्रतीक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? तो इसमें मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि जो है वो प्रतीकों का प्रयोग करता है ना। जैसे प्रकृति को देख करके, सागर को देख करके, नदी को देख करके वो क्या करते हैं? कविता लिखते हैं ना। तो यही हमारे क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट है कि कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाता है? ठीक है, नायक नायिका में किसको प्रमुख माना जाता है? तो लीला गान दृष्टि को प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी पूछा जा रहा है। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रास पंचाध्यायी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? यहाँ पर रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो ये नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? रामचरितमानस के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए इसको इतना महत्व मिलता है। यहाँ पर एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है ना। तो ये सी वाला नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा। रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण, ना, रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली संगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो संगारी भावना के प्रवर्तक पूछ रहा है कि संगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे, संगारी भावना के प्रवर्तक जो थे वो थे कौन? तो संगारी भावना के प्रवर्तक थे वो थे केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो वो है भूषण। कौन है? भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं? तो वो है घनानंद। घनानंद नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? कौन सा नाटक है जो इनकी अनुदित रचना है? वो है चंद्रावली। क्या है? चंद्रावली है। अगर मेरे कंटेंट की क्लासें देखेंगे तो आप लोगों को सारा का सारा ये क्लियर हो जाएगा। कंटेंट में नाटक की क्लासें, कंटेंट में उपन्यास की क्लासें, ठीक है,
और कंटेंट में एकांकी की क्लासें हैं, ठीक है, तो वो जा कर के देख लीजिए। तो सब कुछ एक कंटेंट देखने के बाद ना 100 प्रैक्टिस आप कर सकते हो उसी कंटेंट से, ठीक है, उसी टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो वो है कविवचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन के क्रम में पहले आती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भारत भारती इनकी पहले क्रम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है, ये पूछ रहा है, ठीक है, एक सेकंड। तो किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो ये होती है सहानुभूति की विप्रति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सुमित्रानंद पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? सुमित्रानंद पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? तो वो है गामिया, 1940 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ले चल मुझे बुलावा, यहाँ पर भुलावा नहीं होगा, बुलावा होगा। देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, है ना, ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। छायावाद की पलायनवादी प्रकृति की सूचक उक्ति पंक्ति किस कृति में आई है? ठीक है, ये पंक्ति किस कृति में आई है, ये पूछ रहा है। तो ये आई है झरना में, जयशंकर प्रसाद की जो झरना काव्य कृति है उसमें आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? किस कविता को दी गई है महासंज्ञात्मक? तो यमुना के प्रति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन सा कवि है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? वो है नरेंद्र शर्मा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत समाजवाद जो है ये अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? वो था नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से लेखक उन 4 महान अनुभवों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है? एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है, वो है सैयद इंशाअल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? अधिक परिलक्षित होता है किसमें? तो किसमें? रंगभूमि में। रंगभूमि इनका जो उपन्यास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है विवर्त। कौन सा है? विवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया? व्यंग्यात्मक पद्धति पर किसने किया है? तो वो किए हैं कौन? नागार्जुन ने किया है व्यंग्यात्मक पद्धति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? नई कहानी को तो मोहन राकेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? विशेष सबसे ज्यादा उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो वो रही है व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में। व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में सबसे ज्यादा उपलब्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक की सावित्री
के दुख का मूल कारण क्या है। आधे अधूरे नाटक में जो सावित्री पात्र है उसका मुख्य कारण, उसके दुख का मुख्य कारण क्या है, तो वो अपने अनुरूप पति का न मिलना, अपने अनुरूप पति का न मिलना, यही इसका सबसे बड़ा दुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है। संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है, तो वो है श्याम नंदन जलान है। कौन है, श्याम नंदन जलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है, तो वो है हजारी प्रसाद। आलोक पर्व पूछ रहा ना, आलोक पर्व निबंध, आलोक पर्व निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है, तो हास्य प्रदान करना, हास्य प्रदान करना इनका व्यंग्यात्मक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं। निराला के समर्थक आलोचक पूछ रहा है कि समर्थक आलोचक कौन है, तो डॉक्टर नागेंद्र है इनके समर्थक आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है, वो है विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्यालोक के रचयिता कौन है। धन्यालोक के रचयिता कौन है, ये पूछा जा रहा है, तो धन्यालोक के रचयिता है आनंद वर्धन है। आनंद वर्धन है धन्यालोक के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा भाव है जो संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता, वो है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है, तो किस पर इसका व्यापार जो रहता है वो किस पर आधारित होता है, वो रहता है इनमें से किसी पर आधारित नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही है। जो प्रतीप अलंकार है उसके विषय में कौन सा, तो उपमेय उपमान की समानता होती है इसमें। ठीक है, किसकी, उपमेय उपमान की समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये कथन सही नहीं है, बाकी के सब सही हैं। नेक्स्ट है कि इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है। प्रगतिवादी आलोचक पूछ रहा है, तो डॉक्टर नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक पूछ रहा है, तो वो है आगे हैं तार सप्तक के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुआनो नदी के लेखक कौन है। कुआनो नदी किसकी रचना है, तो कुआनो नदी है शमशेर बहादुर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, ये कुआनो नदी शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। ठीक है, क्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है कुआनो नदी। ठीक है, शमशेर बहादुर की नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर है वैभव। वैभव का विलोम क्या हो जाएगा, तो वैभव का विलोम क्या होता है, दरिद्र। क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि वैभव मीन्स अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहस्थ। गृहस्थ का क्या हो जाएगा, तो गृहस्थ का क्या हो जाएगा, गृहस्थ का विलोम हो जाएगा क्या, निष्काम। क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। फिर है शिष्ट। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, शिष्ट का विलोम हो जाएगा अशिष्ट। क्या हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। सहोदर का विलोम क्या होगा, सहोदर। तो सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा, अधर। क्या हो जाएगा, अधर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा,
तो कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। ठीक है, और जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे ही आप लोगों को पीडीएफ उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ओल्ड पीडीएफ भी बहुत सारे पड़े हैं और अभी न्यू पीडीएफ भी मैं डाली हूँ, वो भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, ताकि जैसे ही मेरी क्लास आती है आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।